Hello students, how are you? Hopefully you all are well at home. Today it's the new time for the beginning of the new unit, that is the human physiology. Human physiology. Physiology, that is the study of the functioning, means how the various when we talk about the human body, so what is physiology? That the study of the working of the human body, means how the different functions of the body these are performed, that is called as the human physiology. Okay, then William Harvey, he is the founder of the present day, means detailed discussions of the human physiology. And when I just talk about the human physiology, in this unit of human physiology we have the different chapters. देखो मेन इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें हमें ये स्टडी करना है कि इंसान की बॉडी के अंदर जो सब फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला जो चैप्टर इसके अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, देन जिसमें हम सारा न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप और उनके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट देयर the mechanism of the digestion of the protein, carbohydrate, lipid, and how these are absorbed. Okay, then we have the another chapter, that is the breathing and exchange of gases, in which study we will study the how the exchange of gases occur and how the transport of oxygen and carbon dioxide occur. We will study in detail about the respiratory system. Then we have the blood circulation, that is the how the blood flow through the heart, through the body, how it is purified and how it reaches to the lungs, that is the circulation, blood circulation में आएगा वो. Okay, we have then the excretion chapter, that how the metabolic waste from our body, they are removed from our body. Okay, we will study the structure of the kidney, nephron, that is the osmoregulation mechanism, counter current mechanism, urine formation mechanism, everything we will study. Then we have the locomotion and movement, that what are the forces or what are the factors that cause the movement and locomotion, मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, what is the mechanism for that. तो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सब मैकेनिज्म ही पढ़ने हैं कि हमारी पूरी बॉडी में किस तरीके की वर्किंग होती है, दैट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी. फिर आता है हमारे पास न्यूरल कंट्रोल, कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन है, टंग है, या हमारी आइज़ कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, हमें दिखता कैसे हैं, हाउ वी हियर, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द हियरिंग. वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेन and different parts of the brain, that we will reflex section that we will study here. Okay, and mechanism of nerve impulse conduction, कि किस तरीके से हम स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, तो ये हुआ हमारा न्यूरल कंट्रोल. एंड एट द एंड वी हैव द चैप्टर दैट इज़ द केमिकल कंट्रोल. केमिकल कंट्रोल के अंदर हमने क्या करना है, जिसके अंदर हम डिफरेंट हार्मोन्स पढ़ेंगे और उनकी फंक्शंस पढ़ेंगे, कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कौन सी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, और इन सब ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है. जैसे हमने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में अलग अलग हार्मोन्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारे पास एनिमल्स के, यानी कि हमने बेसिकली ह्यूमन के हार्मोन्स के बारे में डिटेल स्टडी करनी है. और फिर हमने पढ़ना है इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द डिफरेंट हार्मोन्स. ओके, सो दिस इज़ जस्ट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. हमारे 7 चैप्टर हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली ह्यूमन फिजियोलॉजी. तो जो पहला हमारा चैप्टर आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसको हमें पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दैट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है बेटा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब हमें अभी इसमें क्या फिजियोलॉजी पढ़नी है, कि किस तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फूड लेते हैं, किस तरीके से वो फूड ब्रेक डाउन होता है, और किस तरीके से वो फूड हमारी बॉडी का पार्ट बनता है. मीन्स व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, फर्स्ट हाउ वी टेक द मीन्स फूड, देन हाउ दिस फूड इज़ डाइजेस्टेड, एंड देन how this food is absorbed by our body and how it become the part of our body, and then the leftover part that is removed from our body, waste is removed. Okay, we will study in this chapter about mainly the alimentary canal. देखो आप 3rd 4th क्लास से ही
आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल पता है ना, मतलब अगर आपको पता होगा एलिमेंट्री कैनाल तभी हम डाइजेशन पढ़ सकते हैं ना, कि जो माउथ से स्टार्ट होकर ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और जो रेक्टम और एनस पे जाके ख़त्म होती है, ठीक है। तो दैट इज़ दी एलिमेंट्री कैनाल। तो फर्स्ट वी मस्ट नो कंप्लीट नॉलेज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तभी हम डाइजेशन के बारे में पढ़ सकेंगे। ओके, सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ जी बेटा, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट दैट व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम डाइजेशन स्टार्ट करें। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज न्यूट्रिशन, द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेसेस by which a living organism obtain its energy which is required for its growth, development, maintenance and all energy requiring processes, means all the nutrients that provide all these energy, that process is called as a nutrition, and the substance that we take for this, that is called food, and the chemical substance which is present in the food that provide all these things, that is called as the nutrient। यानी कि हमें survive करने के लिए, जिंदा रहने के लिए nutrients की ज़रूरत है, और वो nutrients का लेना दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। और वो हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। हम चीज़ कोई खाते हैं, इनटेक करते हैं, तभी वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। ओके, वी हैव द टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, वन इज़ कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर इज़ कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ध्यान देना है बेटा आपने, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए हो, जो मेनली रिक्वायर्ड है हमें। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है। माइक्रोन्यूट्रिएंट मीन्स दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, दे प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली टू द body growth and development, they play important role. Micronutrient they are not required in that much amount but they play very very important role. इनकी deficiency से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी हमारी बॉडी में डिजीजेज हो सकती हैं। जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, राइट, ठीक है बेटा। और माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या है? जैसे विटामिन है ना, और हमारे पास जैसे वाटर है, ठीक है बेटा, मिनरल्स हैं। आपको पता है ये सारे क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी, दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? दे प्रोवाइड एनर्जी। ओके, yes beta, now I am going to tell you about the human digestive system. Let's start with the human digestive system. When we talk about the human digestive system, it consists of mainly two parts, that is the alimentary canal and the digestive gland. Okay, so first I will take up the human alimentary canal. You are very much familiar with this structure. This is the human alimentary canal. I will take up all the structures one by one. First let me start with the human digestive system, human alimentary canal. Okay, when we talk about the alimentary canal, okay, the two parts we have studied, alimentary canal and the digestive glands. Okay, तो माउथ के सबसे पहला जो पार्ट आता है that is the mouth, है ना। आपकी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट क्या है? माउथ। तो सबसे पहली जो बात आएगी माउथ। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या है? दैट इज द स्लिट लाइक एपर्चर विच इज प्रेजेंट इन द बिगिनिंग एंड एक्सटर्नली इट इज बाउंडेड बाय द लिप्स एंड इंटरनली बाय द गम्स, टीथ एंड द चीक्स। कैसे? जैसे आप अपने मुंह को बंद करते हो, आपके दांतों से बाहर और आपके लिप्स के अंदर जो स्पेस है, स्लिट लाइक एपर्चर जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। समझ आया? आप जब माउथ एक बार बंद करके देखो, आपके टीथ और आपके जो लिप्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ओके, next part that I am going to tell you, that is the oral cavity. In means vestibule, it is the beginning, that is the slit like space which is present in the anterior part, and then there is the, when we open the mouth, that is the oral cavity is there,
and in which first part is the palate. Palate means the roof of the buccal cavity. When you touch your tongue with the roof of the buccal cavity, you feel that anterior part of the part that is the having some raised area or some rough areas that are called as rugi, यानी कि that is called as the hard palate. अगर आप टच करके देखते हो अपनी टंग को बक्कल कैविटी की रूफ पे, you found some ridges, you will find some ridges that are called rugae, very very important. So when we talk about the palate, there is the hard palate and soft palate. ओके तो जो आगे वाला पार्ट है आपका, जिसके अंदर आपको रिजेस दिखाई दे रहे हैं हार्ड, दैट इज कॉल्ड रूगे, दैट आर कॉल्ड रूगे. एंड सॉफ्ट पैलेट इज द लास्ट पार्ट विच इज सॉफ्ट इन टच. आप जीभ से अपनी टच करके देख सकते हैं. और उससे भी पीछे जो पैलेट का पार्ट पीछे हैंग कर रहा है, व्हेन यू ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर यू कैन सी दैट सम पार्ट ऑफ दैट इज हैंगिंग बिहाइंड. इस तरीके से पीछे लटकता हुआ आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज उल्वा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या पढ़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव स्टडीड अबाउट द वेस्टिब्यूल, देन यू ओपन द माउथ, देन व्हाट यू फील देयर इज द पैलेट. पैलेट में भी हार्ड पैलेट आगे वाला पोर्शन है, सॉफ्ट पैलेट पीछे वाला पोर्शन है, और जो हैंगिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज उल्वा. ओके देन आई जस्ट टॉक अबाउट द टंग. द नेक्स्ट थिंग जो आपके मुंह के अंदर आती है दैट इज द टंग. टंग क्या है? दैट इज प्रेजेंट इन द माउथ एंड इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. आपकी जो टंग है आपकी माउथ की फ्लोर के साथ अटैच है विद द लिंगुलम फ्रेनुलम. ठीक है, एक फोल्ड के साथ अटैच है. दिस इज कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम, लिंगुअल फ्रेनुलम and lingual frenulum, and this is called as GUAL. You can correct this spelling. This is GUAL, lingual frenulum. This particular means this is a portion where the tongue is attached to the buccal cavity. Okay, and when we talk about the tongue, there is a V-shaped structure. ये भी आज आपने ओपन करके देखना है अपना माउथ, आपको एक V-shaped structure दिखता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं sulcus terminalis, जो आपकी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक पीछे वाला पार्ट जिसे हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं, ये पीछे वाला पार्ट है, और एक टंग का आगे वाला पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, ओरल पार्ट कहते हैं. ये एंटीरियर पार्ट है आपकी बक्कल कैविटी के अंदर. ठीक है, और ये इसका पीछे वाला पार्ट है. ठीक है, और ये है वो वी शेप फोल्ड जिसे हमने क्या कहा था, सुल्कस टर्मिनेलिस. ओके, अब आते हैं इसके अंदर आपको चार अलग अलग तरह के पैपिला दिखाई देते हैं. कौन कौन से हैं मैं यहाँ लिख के बताती हूँ आपको. सबसे पहले अगर हम बात करें वैलिड पैपिला की, दे आर 8 to 12 in number, दे आर लार्जेस्ट इन साइज, and each papilla contain 100 of the taste buds. Okay, then next आता है हमारे पास, they have the these papilla, they are the largest. next आता है हमारे पास फिलिफॉर्म पैपिला. फिलिफॉर्म पैपिला क्या है? जो यहाँ सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट, रादर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच, या हम कह सकते हैं दे आर सेंसिटिव टू द, दे आर द टच रिसेप्टर्स, दे डोंट हैव द, दे आर टेक्टाइल. अगर मैं इसको सिंपल कहूँ तो दे आर टेक्टाइल, दे आर मोर न्यूमरस इन द center, here they are present in large amount. Okay, then we have the fungiform papilla. Next is fungiform papilla that are present at the corners. Okay, so they are smaller than this valid papilla, but they are larger than the filiform papilla. means size की अगर हम बात करें तो फंगीफॉर्म पैपिला बेसिकली क्या है, दे हैव द, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट एंड दे आर मेनली कन्फाइंड टू द corners of the tongue. Okay, corners of the tongue, they are present at the tip of the tongue, they are mainly present, and they have the 5 taste buds. जैसे हमारी टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट होते हैं. मीठा है ना आप कहते हो, जैसे स्वीट देख रहे हैं आप एंटीरियर एंड पे, सॉल्टी, sour taste, bitter taste. However, the area for a particular taste can overlap with the other taste. कई बार होता है ना आपको
एकदम खाते ही पता नहीं चलता कि मीठा है, नमकीन है, तो मीन्स देयर इज अ ओवरलैपिंग ऑफ दैट टेस्ट बड इज देयर. ओके, देन वी हैव द another one that is called as the foliate. These are not developed, these are the not present in the human beings, and these are the leaf like structure, they are not developed here. Leaf like folds are present, which are present. Foliate papilla, these are developed in not developed in human being, they are situated on the side or the base of the tongue. Okay, so these are the डिफरेंट टाइप ऑफ द पैपिला विच आर प्रेजेंट इन द टंग. ठीक है बेटा, आपको समझ आया. हमने अभी स्टार्ट किया है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. वेस्टिब्यूल पढ़ा आपने, पैलेट पढ़ा है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, और उल्वा पढ़ा है. देन वी हैव द डिफरेंट पैपिला विच आर प्रेजेंट इन द टंग. ठीक है, 4 तरह के पैपिला पढ़े, वैलेट, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फॉलिएट. फिलीफॉर्म टेक्टाइल इन नेचर है, मीन्स रिस्पॉन्स टू टच, गर्म और ठंडा लगता है ना आपको जीभ से. फंगीफॉर्म पैपिला दैट आर प्रेजेंट एट द साइड्स, दैट आर कॉल्ड फंगीफॉर्म पैपिला. एंड नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग. अब आपको क्या लगता है टंग का क्या फंक्शन हो सकता है? सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, टेस्ट. आपको टेस्ट का इसी से ही पता चलता है. सेकंड, स्वेलविंग ऑफ फूड. स्वेलविंग ऑफ फूड, आप जीभ से ही फूड को अंदर लेकर जाते हैं, स्वेलो करते हैं. आप जब भी कोई फूड खाना शुरू करते हैं तो टंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, इट हेल्प इन च्यूइंग ऑफ फूड, च्यूइंग ऑफ फूड. ठीक है, आप खाना चबाते हो तो जीभ उसको क्या करती है, आपके मुंह के अंदर रोटेट करती है. फिर स्पीच. स्पीच का मतलब जैसे आप अपनी जीभ को रोल करते हो तभी आप बहुत सारे वर्ड्स बोल पाते हो. विदाउट योर टंग यू कांट स्पीक. आप बोल के भी देख सकते हो, जैसे त है, आप बिना टंग को यूज़ किए नहीं बोल सकते, है ना. और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपने हिंदी में करा होगा. तो मतलब जीभ को यूज़ किया जाता है. टंग प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्पीच. सेकेंड, नेक्स्ट है हमारे पास टू क्लीन द टीथ. दांतों को क्लीन करने के लिए हम जीभ को यूज़ करते हैं टू क्लीन योर माउथ, है ना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं टंग के. समझ आया आपको? अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है वेस्टिब्यूल क्या है, पैलेट क्या है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द टंग एंड इट्स फंक्शन. नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, दैट इज़ द टीथ. यस बेटा, द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द टीथ. आपके मुंह के अंदर आपने टंग पढ़ लिया. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज़ द टीथ. टीथ आपको पता है आपके मुंह के अंदर जो दांत हैं. कुछ टर्म्स हैं जो टीथ से रिलेटेड हैं. जैसे सबसे पहली जो टर्म आती है डाइफायोडोंट, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के टीथ हैं वो 2 सेट में आते हैं. यानी कि एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ यानी कि दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ, बट परमानेंट टीथ वंस लॉस्ट फॉर एवर. मिल्क टीथ जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दांत निकलने शुरू होते हैं. 2 साल तक उसके सारे दांत निकल जाते हैं. उसके बाद 6 ईयर में उसके परमानेंट टीथ अपीयर होने शुरू होते हैं. यानी कि जो टेम्परेरी टीथ थे, जो मिल्क टीथ थे, दूध वाले दांत थे, दैट आर रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ एंड इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. विजडम टूथ तो 22 साल तक, 23 साल तक मतलब ये निकलता रहता है विजडम टूथ. ओके, आई विल लिटिल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. तो नेक्स्ट आता है थीकोडोन. डाइफायोडोन पता चला कि 2 सेट्स में जो टीथ हैं वो अपीयर होते हैं. एक होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, राइट. फिर है मिल्क टीथ को हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं. फिर है थीकोडोन. थीकोडोन का मतलब है जो टीथ हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, दैट आर एम्बेडेड इन द जॉज. ओके, सॉकेट जॉज के अंदर एम्बेडेड है. ओके, नेक्स्ट है हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट का मतलब है हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं वो अलग अलग तरह के हैं. अलग अलग तरह के कैसे? जैसे हमारे मुंह के अंदर इंसीजर्स हैं, कैनाइन्स हैं और प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं, है ना बेटा. अगर मैं बात करूँ इंसीजर्स की, इंसीजर्स क्या हैं? दे आर लिटिल बिट वी कैन से द एंटीरियर टीथ विच आर प्रेजेंट. अगर आप अपने मुंह के अंदर देखते हैं तो आप बिल्कुल इसे सेंटर मानिए. ये आपका अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, ये आपका राइट हाफ है, ये आपका लेफ्ट हाफ है. यानी कि अगर मैं मुंह को इस तरीके से आपके दांतों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ
तो जो मैं यहाँ बताऊंगी वो यहाँ इन तीनों पार्ट में भी वही आपका कंपोजिशन रहेगा। तो अगर मैं बात करती हूँ इंसीजर्स की, इंसीजर्स क्या हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड टीथ स्पेशलाइज्ड फॉर द कटिंग। ओके, देन वी हैव द कैनाइन्स, यानी कि आपने यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से जो पहले दो आपने देखे दांत, आपने सेंटर से शुरू करना है। फर्स्ट टू टीथ, एक साइड का मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मान लो इस साइड का हम पढ़ रहे हैं, राइट, अपर राइट का पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट टू जो टीथ हैं दैट आर इंसीजर। ओके, नेक्स्ट है कैनाइन, दे आर आल्सो स्पेशलाइज्ड फॉर द कटिंग। जबकि जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द च्यूइंग, चबाने का काम करते हैं, दैट आर कॉल्ड प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ओके, इन सबका अपना अपना फंक्शन है। जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं दे आर कॉल्ड चीक टीथ, दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड दे हेल्प टू क्रश द फूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स दे हेल्प टू क्रश द फूड। चौड़े होते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि डेंटल फार्मूला की बात करते हैं, हम इनके नंबर की बात करते हैं, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों के अंदर, अगर हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो ये है 212/212 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो पहला टीथ है दिस इज इंसीजर, तो ये कितने हैं? 2, एक कैनाइन है और ये 2 मोलर्स हैं। ध्यान देने वाली बात है, कितने हो गए? मैं अगर 1/4 पार्ट की बात बताती हूँ, 2, 1, 2, समझ आई बात? यानी कि 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, 2 मोलर्स हैं, प्री मोलर्स नहीं है, तो कितने टीथ हो गए? 2, 2, 4 और एक 5 अगर एक पार्ट में है तो टोटल कितने हो गए? 20। इज इट क्लियर? तो ये है बच्चे के मुंह का डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट द एडल्ट, आपको ये पता चला ये 2 क्या है? इंसीजर, कैनाइन एंड दीज आर मोलर्स। ओके, फिर आते हैं 2, 1, जब हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फॉर्मूला पढ़ते हैं दैट इज 2, 1, 2, 3/2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब फिर इसे ध्यान से देखो, मैं ऐसे बताती हूँ आपको। 2 क्या है? इंसीजर है, 1 क्या है? कैनाइन है, 2 क्या है? प्री मोलर्स हैं और 3 क्या है? मोलर्स हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। ओके, तो कितने हो गए? 5, 6, 7, 8। ओके, 8 अगर हमारे इस तरफ है, मतलब इतने पार्ट में है, 8, 16, देन 16 इधर भी होंगे, तो दैट इज 32। समझ आई बात आपको? इसमें मैं आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि इस सारे जो टीथ के स्ट्रक्चर के अंदर 12 टीथ ऐसे हैं जो मोनोफायोडोंट है। देखो मैंने आपको यहाँ बताया था ना डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब क्या था कि टीथ जो है 2 सेट में आते हैं, एक टेम्परेरी सेट और एक परमानेंट सेट। बट हमारे मुंह के अंदर 12 टीथ ऐसे हैं जो कि परमानेंट ही आते हैं, वो मिल्क टीथ में नहीं आते। कौन से हैं वो? 8 प्री मोलर्स और 4 मोलर्स। जिन्होंने नीट का पेपर देना है वो थोड़ा ध्यान से सुने। 12 टीथ ऐसे हैं जो मोनोफायोडोंट हैं, यानी कि कौन से? 8 प्री मोलर्स और 4 मोलर्स ऐसे हैं। 8 प्री मोलर्स और 4 मोलर्स ऐसे हैं जो लाइफ में एक ही बार अपीयर होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मोनोफायोडोंट। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास डेंटल फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। 2 का मतलब क्या है? इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर्स। ओके, और 2, 1, 2, 3 में इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आपके मुंह के अंदर अगर आप काउंट करके देखोगे ना, तो आज काउंट करके देखना है, सेंटर से शुरू करना है। पहले 2 क्या है? इंसीजर, फिर क्या है? कैनाइन, फिर क्या है हमारे पास? 2 प्री मोलर। आप ऑब्जर्व करोगे आपके मोलर्स भी 2 हैं। अभी आपका जो लास्ट में मोलर है विजडम टूथ शायद ना हो, क्योंकि वो क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। समटाइम इट अपीयर एंड समटाइम इट डजंट अपीयर। ओके, तो विजडम टूथ क्या है? These 4 that develop at the top corners of your mouth, it can develop at the age of 20, 30 or maybe after that. Okay, so that is called as the wisdom tooth. Sometime it appears, sometime it doesn't appear. It is a vestigial organ. Vestigial means they are
नॉट प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, दैट्स वाई इट इज़ रिड्यूस। जो चीज़ यूज़ में नहीं आती वो रिड्यूस हो जाती है और धीरे धीरे डिसअपियर भी हो जाती है, तो दैट आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है बेटा, तो ये डेंटल फार्मूला की बात आपको समझ आई, ये पता चल गया आपको कि किस तरीके से बनाते हैं। 2 1 2 3 का मतलब क्या हुआ। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जब हम टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वी हैव 3 पार्ट। पहला पार्ट है क्राउन, नेक और रूट। देखो, जब आपने अपने दांत को देखा हो तो आप जिसे ब्रश करते हो अपने टीथ को, जो आपको दिखाई देता है दैट इज द विजिबल पार्ट अबव द गम, दैट इज द क्राउन। ओके, देन वी हैव द नेक दैट इज एम्बेडेड। आप अपने इसको हाथ लगा के देखना अंदर पे, आपके दांत जो है मसूड़ों के अंदर हैं, दैट पोर्शन इज कॉल्ड नेक। और जो पोर्शन आपके बोन्स के अंदर एम्बेडेड है, जॉ बोन्स के अंदर, दैट इज द रूट। ओके, नाउ this is having the enamel that covers the dentine, that is the hardest part of the human body। important point है इसके अंदर कि human body consists of the enamel, that is the hardest substance। बहुत important question है। enamel is the hardest substance of the body। It covers the dentine and it contains the canaliculi that radiate from the pulp cavity toward the enamel। Okay, then it has the cement that cover the root। आप देख सकते हो, this is the cement portion that covers the root, and then periodontal ligament is also there which covers the cement portion। Okay, basically it fix the tooth into the socket। दिस पेरिडोंटल लिगामेंट, इसको सपोर्ट करने का, वहाँ जमाने का काम जो है वो पेरिडोंटल लिगामेंट एंड सीमेंट कर रहे हैं। देन इट हैज़ द पल्प कैविटी, दिस इज द पल्प कैविटी, एंड पल्प दैट इज द रूट कैनाल इज आल्सो देयर विच गो डाउन टू द टूथ। ओके, दैट इज द रूट कैनाल, एंड इट हैज़ द ओडोंटोब्लास्ट दैट आर द teeth forming cells are also present, that is the pulp cavity has the odontoblasts also। pulp it is there, blood cells, nerve cells, these all are present here। okay, और ये कौन सा पार्ट है? क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है बेटा, आपने कई बार ये देखा होगा, जैसे आप चॉकलेट, टॉफीज, ये सब चीज़ें खाते हैं तो कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया। नाउ व्हाट इज़ दैट? देखो, कीड़ा मीन्स डजंट मीन कि कोई इंसेक्ट या कोई ऐसा कुछ है, नो। इट मीन्स क्या है, आपने जब चॉकलेट, टॉफ़ी या कोई भी ऐसी जंक फूड खाया जो आपके दांत के अंदर लगा रह जाता है, तो क्या होता है, जो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस मैंने आपको बताया, इनेमल, बैक्टीरिया एसिड्स रिलीज करते हैं और इस इनेमल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो आपको वो एरिया दिखाई देता है ब्लैक होने के बाद, बेसिकली वो इनेमल डिट्यूरेट कर दिया बैक्टीरिया ने, एसिड, क्योंकि जब आपने कुछ खाया और ब्रश नहीं किया तो जो बैक्टीरिया थे वही मल्टीप्लाई करते रहे, एसिड सिक्रीट करते रहे, और जो इनेमल था जिसे हम हार्डेस्ट सब्सटेंस कह रहे हैं, एसिड से वो भी कोरोड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। फिर उससे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना है, अब जब इनेमल ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे बैक्टीरिया यहाँ एंटर करेगा। ठीक है, यहाँ डेंटाइन को पार, बैक्टीरिया तो बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, बैक्टीरिया यहाँ डेंटाइन को पार करते 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 यहाँ आपकी पल्प कैविटी के अंदर आ जाएंगे, यानी कि पल्प कैविटी आपकी दांत की जहाँ ब्लड सेल्स, नर्व्स हैं, फिर इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर आपके मुंह के अंदर हो सकता है स्वेलिंग आ जाए, ब्लड निकलने लग जाए, और जैसे ही नर्व्स का स्टिमुलेशन होगा तो आपको दांत में बहुत दर्द होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब ये यहाँ रूट्स तक इन्फेक्शन पहुँच जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है वो फर्दर सब दांतों पे स्प्रेड हो जाए। तो कीड़ा इज़ नथिंग, इट इज़ एक्चुअली द मीन्स व्हेन यू आर नॉट क्लीनिंग योर टीथ प्रॉपरली, दैट इन्फेक्शन मीन्स जो बैक्टीरिया है वो आपके मुंह के अंदर आपके दांतों को सड़ा रही है बेसिकली। ओके, तो फिर डॉक्टर क्या करता है, आपका चेक करता है उसको प्रॉपरली, और अगर ऊपर वाला यहाँ से डिटोरेट हुआ है तो क्या करता है, वो सारा इन्फेक्शन क्लियर करके यहाँ से, और क्या कर देता है, यहाँ से उसकी कैपिंग वैपिंग करके सेट कर देता है। ठीक है, इसकी फिक्सेशन कर देता है। लेकिन अगर जो इन्फेक्शन है यहाँ पल्प कैनाल तक पहुँच चुका है तो क्या किया जाता है, इसका RCT किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा अपने घर में कि RCT हुई है ना, दांतों की RCT हुई है, कॉमन है आजकल बच्चों में ज़्यादा। RCT का मतलब क्या है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, यानी कि जब दांतों में इन्फेक्शन काफ़ी गहराई तक पहुंच गया तो जो डेंटिस्ट है
वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया को डेड कर देगा ताकि इसका कनेक्शन दूसरी टूथ से डिस्कनेक्ट हो जाए। इस पूरे को डेड कर कर इन्फेक्शन फ्री कर कर फिलिंग कर दी जाएगी और इसको मतलब आपके मुंह में जरूर रहेगा ये, पर अब इसकी वर्किंग को स्टॉप कर दिया गया क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। और समटाइम्स तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि RCT इज़ नॉट पॉसिबल। इन दैट केस दिस टूथ हैज़ टू बी रिमूव्ड। ओके, तो ऐसी सिचुएशन ना आने पाए क्या करना है, डेली सुबह और शाम को रात को सोते हुए ब्रश जरूर करना है ताकि ऐसी कंडीशन ना आए कि दांत निकालना पड़े। ठीक है बेटा, तो ये समझ आया। RCT में क्या किया गया, आपकी जो वो पूरे एरिया को क्या किया गया, यहाँ से क्लीन करा गया, डेड करा गया, इसके नर्व कनेक्शंस को ब्रेक कर दिया गया और इसे फिर बाद में प्रॉपरली कवर कर सीमेंटिंग मटेरियल जो आता है उससे करके और इसको क्राउन कवर जिसे आप कैपिंग कहते हो, कैप करके प्रॉपर आपको सही करके दे दिया जाता है। पर दैट इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल, बट यू शुड टेक केयर ऑफ योर टीथ कि हमें ऐसी सिचुएशन में पहुंचना ही ना पड़े। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीथ स्ट्रक्चर। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। अब तक हमने 2 डायग्राम करे हैं, ह्यूमन टंग का डायग्राम करा है आपने और आपने टूथ का डायग्राम करा है। टंग के अंदर आपने पैपिला पढ़े हैं और टूथ के अंदर आपने डेंटल फॉर्मूला पढ़ा है 2123/2123 × 2 क्या है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन सब के फंक्शन आपको पता होने चाहिए। बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़कर आपको मज़ा आएगा। क्यों? बिकॉज डेली जैसे जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इट विल एक्सप्लेन यू अबाउट योरसेल्फ। ये आपको आपके बारे में ही बताएगी कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है। तो ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसे हमें 1% भी क्रैम नहीं करना पड़ता। सब कुछ आपके पास है, हमें कहीं बाहर से कोई स्पेसिमन लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने टंग का स्ट्रक्चर पढ़ा, शीशे के सामने खड़े हो और टंग को ऑब्जर्व करो, क्या आपके मुंह के अंदर वो पैपिला दिखाई दे रहे हैं जो आपने ये पढ़े हैं, ये फिलीफॉर्म, फोलिएट, वेलेट, ये दिख रहे हैं? क्या आपके टंग मुंह के अंदर उल्वा दिखाई दे रहा है? सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है? टीथ के अंदर देखो, आज काउंट करके देखना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर सब हैं, कितने कितने हैं बताना फिर मुझे कि कितने कितने हैं। ओके, तो इस लाइकवाइज हम पता कर सकते हैं कि हम वही तो है ना, इसके अंदर अच्छी बात यही है कि हमें बाहर से कुछ नहीं लेना, वी हैव ऑल द थिंग्स एंड वी कैन स्टडी इन डिटेल, दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूथ। यस बेटा, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द फेरेंजियल पार्ट, दैट इज द फेरिंग्स। फेरिंग्स में अगर हम बात करते हैं, आप अपना मुंह जैसे ही खोलते हैं, मुंह तक आपने पढ़ लिया, देन इट कम्स द फेरिंग्स। फेरिंग्स में 3 पार्ट आते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट है, ठीक है, और ओरोफेरिंग्स दैट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड दैट इज द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड द एयर, है ना। और जो लैरिंजियोफेरिंग्स है दैट इज द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स एंड दैट लेड्स इनटू द लैरिंग्स। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपने कई बार देखा होगा, आप नाक में भी कोई मेडिसिन डालते हैं तो वो आपके मुंह के अंदर आपको यहाँ फील होती है, इट मीन्स देयर इज समथिंग कॉमन। तो नाक वाला रास्ता भी यहीं खुल रहा है अंदर, मुंह वाला भी यहीं खुल रहा है, एंड लैरिंग्स दैट इज़ अ वॉइस बॉक्स, उसकी इंटीरियर एंड पे जो प्रेजेंट है दैट इज़ लैरिंजियोफेरिंग्स। ओके, तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजियोफेरिंग्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है, दैट इज़ द कॉमन पाथवे फॉर द फूड एंड द एयर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमारे मुंह के अंदर जो फेरिंग्स है स्पेशली उस रीजन में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, और वो इस तरीके से अरेंज्ड है दैट इट फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाल्डियर रिंग। ठीक है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द PMT नीट एग्जाम। तो जो फेरिंग्स रीजन में हमारा लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अटैच टू द फेरिंग्स एंड फेरेंजियल टॉन्सिल्स, these are called pharyngeal tonsils which are present in the pharynx part and sometime it get enlarged due to infection and these are called adenoid. जब इसका साइज बढ़ जाता है then child feel difficult in breathing, तो it has to be removed by the surgery. Okay, then tubal tonsil which are present near the eustachian tube, eustachian यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, यूस्टेचियन पता है ना, कान के पास जो यहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल्स। ओके,
देन द टॉन्सिल्स विच आर प्रेजेंट नियर द पैलेंटाइन, पैलेट के पास जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पैलेंटाइन टॉन्सिल। जैसे कई बार हमें गला खराब हो जाता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जब ज़्यादा खराब हो जाता है, क्यों? तब टॉन्सिल्स का साइज बढ़ गया, टॉन्सिल का साइज बढ़ जाएगा, देन इट विल ऑल्सो कॉज ए प्रॉब्लम, देन इट शुड बी सर्जिकली रिमूव। ओके, तो दैट आर कॉल्ड पैलेंटाइन टॉन्सिल। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अगर टॉन्सिल का साइज बढ़ता चला जा रहा है देन इट बिकम द सीट फॉर द इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट डिवाइडिंग देयर। ओके, तो एंड कॉल्स फर्दर मोर इन्फेक्शन, दैट इज कॉल्ड पैलेंटाइन टॉन्सिल। ओके, then lingual tonsil, the tonsils which is present near the tongue. Okay, lingual tonsil that is attached to the pharynx of the tongue. समझ आ गया आपको? तो ये जो सारा जो ये प्रेजेंट है, the lymphatic tissue of the pharynx that is present in the form of ring. तो आपको पता होना चाहिए pharyngeal tonsil, tubal tonsil, palatine tonsil and lingual tonsil. ओके बेटा, अब बताओ फेरिंग्स का क्या काम समझ आया आपको? मेन इसका फंक्शन है पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑइसोफेगस, राइट? तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस के अंदर हम बात करें तो क्या है ऑइसोफेगस? इट्स अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट, है ना, आपने सुना होगा फूड पाइप जिसे हम कहते हैं ना। तो इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपसे पूछा जाए तो फूड पाइप की जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका मेन काम क्या है? जो खाना आपने खाया है वो आपके स्टमक तक जाए, है ना, ये रही फूड पाइप। तो इट एंटर इनटू द स्टमक, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, कॉल्ड एज द फूड पाइप, एंड इट हैज़ द 3 मेन पार्ट, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड द एब्डोमिनल पार्ट। समझ आया? तो ऑइसोफेगस के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं। जैसे हमने फेरिंग्स के 3 पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े थे बताना जरा? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स, है ना, लैरिंजोफेरिंग्स पढ़ा हम। ऐसे इसके अंदर हमने कौन सा पढ़ा? पहला सर्वाइकल पार्ट, देन वी हैव द थोरेसिक पार्ट एंड देन वी हैव द एब्डोमिनल पार्ट, राइट? तो 3 पार्ट कौन से हैं? सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। समझ आया बेटा आपको? ये हो गया आपके पास ऑइसोफेगस। तो आपने अब तक क्या क्या पढ़ लिया एलिमेंट्री कैनाल का? जस्ट रिवाइज इट। फर्स्ट आपने पढ़ा वेस्टिब्यूल, ठीक है, जो स्लिट लाइक स्पेस था आपके दांतों से बाहर, और बाहर क्या है उसके लिप्स, अंदर क्या है टीथ, ये वाला पार्ट अंदर वाला स्लिट लाइक। फिर आगे आपके मुंह की बात करी हमने, पैलेट पढ़ा, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पढ़ा। फिर हमने टंग की बात की, टंग के अंदर हमने डिफरेंट पैपिला पढ़े, और ये भी बताया कि किस तरीके से हमें टेस्ट पता चलता है टंग के ऊपर। फिर हमने पढ़ा आपके पास टीथ है, टीथ के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी हैं, थीकोडोंट, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट, डेंटल फार्मूला पढ़ा, 2123/2123 × 2 = 32। विजडम टूथ के बारे में पढ़ा, वो वेस्टिजियल टूथ है, ये पढ़ा। उसके बाद हम आ गए फेरिंग्स पे। फेरिंग्स हमने कहा कि कॉमन पाथवे है फूड और एयर की मूवमेंट के लिए। फेरिंग्स से हम आ गए ऑइसोफेगस पे। ऑइसोफेगस को हमने क्या कहा? फूड पाइप। कितने पार्ट है? सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पार्ट। ओके, यहाँ तक समझ आया? फेरिंग्स के अंदर एक आपने वाल्डियर रिंग भी पढ़ी है। ओके बेटा? यस बेटा। नाउ इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज द स्टमक. It is the widest organ of the body. It is a J-shaped structure and it has the 4 parts. Okay, one is the cardiac part. Cardiac is that lie near to the heart. It has the also that is a connection is there between the oesophagus and this. This is called as the gastroesophageal sphincter. Important बात है, gastroesophageal sphincter. ठीक है बेटा? ये मैं आपको इसके 4 पार्ट बता रही हूँ, कार्डिक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। ओके, तो सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया कार्डिक पार्ट, विच हैज द गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर विच रेगुलेट द फूड फ्रॉम द ऑइसोफेगस टू द स्टमक। ओके, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है फंडस विच इज फिल्ड विद द गैस। बॉडी दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टमक। Pyloric part that is divided into pyloric antrum and pyloric canal. देखो जो pyloric antrum है that enter into pyloric canal and there is a pyloric sphincter is there. ओके बेटा, समझ आया? देखो जब ये स्टमक एंटर कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, then there is a pyloric sphincter which allow the movement of the semi-digested food of the stomach to the small intestine. समझ आया आपको? तो 4 पार्ट मैंने आपको बताया, कार्डिक,
okay, which has the gastroesophageal sphincter. Fundus filled with the gas. Main part of the stomach is the body, pyloric antrum, and then pyloric canal that enter into the duodenum. Okay, sphincter is present here, which guard the connection between the stomach and the small intestine, and here is also a sphincter is present, that is the gastroesophageal sphincter. Okay, this part is called as a lesser curvature and this part is called as the greater curvature. Are you getting my point? Next, what is the importance means of the stomach? क्या इसका main function है? देखो, it store the food for the some time. It release the hormone gastrin, which play important role in the digestion, and it also cause the churning of the food in the stomach. Then there is the secretion of some other enzyme, जैसे कि कौन कौन से हैं? अमाइलेजेस हमारे पास है, प्रोटीएजेस, lipases, and so many other enzymes are there which are released in the stomach. Okay, lipases, gastric amylase is also there, right? So many other these functions are there, like the there is the release of the gastrin hormone, secretion of the enzyme, storage. एक और important बात यहाँ पे absorption of water, sugars, aspirin, drugs, एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज, एल्कोहल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्टमक में ही होता है. तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड यहाँ से आगे मूव करता है. एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट है, दैट इज द कैसल इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, that is also released by the stomach, which help in the absorption of vitamin B12. ठीक है बेटा, तो स्टमक आपको मैंने बता दिया. ओसोफेगस आपने पढ़ा, 3 पार्ट थे, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल. ठीक है बेटा, मेन काम क्या था ओसोफेगस का? पैसेज फॉर फूड. कहाँ एंटर किया? स्टमक में. जे शेप स्ट्रक्चर है, 4 पार्ट है, फंडस, कार्डिक, बॉडी एंड पाइलोरिक. यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, यहाँ एक स्फिंक्टर है. दिस इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटर कर्वेचर. फंक्शंस मैंने आपको बताया स्टमक के क्या क्या थे. देयर इज अ गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज, Cassell's intrinsic gastric factor is released, which help in absorption of vitamin B12. Enzymes are released, which cause the partial digestion of the food. Alcohol, drugs, and water and sugars, they are absorbed in the stomach. Are you getting my point? So this is the 4th important part, that is the stomach. Yes beta, now I am going to tell you about the small intestine. यहाँ देखेंगे आप, ओएसोफेगस का पार्ट था, दिस इज स्टमक एंड दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्टेड. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम वैसे तो 6.25 मीटर लंबी है, और जबकि हम लार्ज इंटेस्टाइन के कंपैरेटिवली तो ये बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर कम है. ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट हैं. इसके अंदर हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. ड्यूडेनम मीन्स 12 फिंगर्स का इसका डायमीटर है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट. ये सबसे स्मॉलेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट है जो कि एंटर करता है स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड लेकर आता है. देन दिस इज द जेजुनम एंड दिस इज द इलियम. ड्यूडेनम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो ध्यान देनी है बेटा, ड्यूडेनम रिसीव द डक्ट फ्रॉम द पैंक्रियास. ध्यान से देखना है, ये देखो, ये ड्यूडेनम के अंदर पैंक्रियास से डक्ट आ रही है. दूसरी तरफ देखो, ये लीवर से भी डक्ट जो है, जिसको कहते हैं हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट. हिपैटो का मतलब लीवर से भी डक्ट आ रही है और पैंक्रियास से भी डक्ट आ रही है, जो कि ओपन कर रही है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर. ठीक है, तो आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ याद रखनी है कि ड्यूडेनम के अंदर, और यहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला है. हिपैटो मतलब लीवर, पैंक्रियाटिक मीन्स पैंक्रियास, तो दोनों यहाँ आके देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर रहे हैं. फिर आता है जेजुनम, दैट इज़ 2.5 मीटर अगर हम इसकी बात करें लेंथ की, और अगर हम बात करें डायमीटर की, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. एंड देन देर इज़ द इलियम पार्ट इज देयर. जेजुनम हो गया जो मिडिल पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का. लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज़ द इलियम, दैट इज़ द 3.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 सेंटीमीटर वाइड. ओके,
जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर जो लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज द पेयर्स पैचेस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ कॉल्ड पेयर पैचेस। और इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड विलाई। आपको लोअर क्लासेस में भी ये बताया गया होगा दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट आर प्रेजेंट इन द विलाई आर व्हाई दे आर प्रेजेंट, दीज आर द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटा। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैक्टिएल। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक एक चीज़ पे आगे क्वेश्चन आएगा। वट आर लैक्टिएल? दैट आर द लिम्फ कैपिलरीज विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज इट क्लियर? फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? That is the complete digestion of the food because it has all the enzyme, proteases, amylases, lipases, DNases, RNases, all the enzymes are there to digest each and every component of the food. And many hormone, cholecystokinin and so many enterokinin, so many other hormones are there which are secreted by the small intestine. Okay, then it comes the large intestine. Large intestine का नाम large intestine क्यों है? Because of its wide diameter and it is around 1.5 meter long and it has three parts again, that is the colon, cecum, colon and rectum. This is a cecum part that is 6 centimeter and it has a outgrowth cecum that is called as appendix. Okay, and this actually it is a blind tube of the 8 centimeter in length and generally it is vestigial. This appendix, it is the vestigial, but inflammation of the appendix that can cause the appendicitis. Are you getting my point? कि वैसे ये vestigial है, it has no function in the human digestion but digestive system, but it can cause the problem of the appendicitis after inflammation. नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसके अंदर कॉलन। कॉलन के अंदर 3 पार्ट हैं। दिस इज द असेंडिंग कॉलन दैट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, ट्रांसवर्स कॉलन एंड द डिसेंडिंग कॉलन, एंड देन फ्रॉम द सिग्मोइड कॉलन इट एंटर इनटू द रेक्टम दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज द रेक्टम। फ्रॉम द सिग्मोइड कॉलन इट एंटर इनटू द रेक्टम दैट ओपन आउटसाइड बाय द एनस व्हिच हैज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर टू कंट्रोल इट्स मूवमेंट। ठीक है बेटा। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि समटाइम्स देयर इज द swelling or we can say that is the anus. In the anus region particularly there is the enlargement of the vein that is causing enlargement of the anal vein that cause the piles. आपने सुना होगा piles, hemorrhoids की प्रॉब्लम हो जाती है, that is because of indigestion or some other problems that enlargement of veins occur in the anus region. ठीक है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात और आती है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो तो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम लार्ज इंटेस्टाइन कर रही है एंड मोरओवर द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट। ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और है विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। समझ आया? विटामिन बी, विटामिन के, they are synthesized in the by the bacteria which are present in the large intestine. ठीक है। So this is all about the alimentary canal. Once again I am going to repeat the complete alimentary canal. पहले आप एक एक वर्ड से याद करेंगे। पहले आप माउथ आता है, माउथ के बाद आपने वेस्टिब्यूल पढ़ा और ओरल कैविटी जिसके अंदर आपने पैलेट, टंग और टीथ पढ़ा। ठीक है। फिर आया आपके पास ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस के बाद आया स्टमक, स्टमक के अंदर आपने अलग अलग पार्ट पढ़े, इसके 4 पार्ट्स पढ़े थे। फिर आया पाइलोरिक पार्ट था इसका, देन इट एंटर इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन इट एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही आपने अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा, अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाना इसका, दैट इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था रेक्टम एंड दैट इज ओपन इनटू द एनस। ठीक है बेटा। तो ये सारे पार्ट्स हमने लार्ज इंटेस्टाइन के पढ़ लिए हैं। दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वी हैव डन। इंपॉर्टेंट बातें जैसे यहाँ पे देखो, ड्यूडेनम के अंदर लिवर से एक आ रहा है, डक्ट आ रही है, इधर पैंक्रियाज से एक डक्ट आ रही है,
जो क्या कर रही है अपने सिक्रीशन, देखो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस भी आ रहे हैं और इधर लीवर से भी सिक्रीशन आ रहे हैं जो एंटर कर रहे हैं किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर करी हैं। आपने इसको आपको टिप्स पे होना चाहिए कि माउथ है, ऑइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इट मस्ट बी ऑन योर टिप्स। ये लीवर है, लीवर के अंदर ये गॉल ब्लैडर है, ये पेंक्रियाज है, ओके। और फिर सबके सब पार्ट्स, जैसे हमने और माउथ में पढ़ा, टीथ पढ़ा, टंग पढ़ा, पैलेट पढ़ा, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टमक, डिफरेंट पार्ट, कार्डिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, बॉडी एंड फंडस पार्ट वी हैव स्टडीड, देन in small intestine, duodenum, jejunum and ileum. And when we talk about the large intestine, there is a cecum, colon, 3 part पढ़े, rectum and anus. Okay, so dear student, I end up with my talk with this the complete digestive system that we have studied. आपने डायग्राम कम से कम 5 बार बना के देखना है और आपको ये सारी डिटेल्स आपकी टिप्स पे होंगी, तभी आपको अगला पार्ट समझ आएगा। देखो जैसे जैसे हम एनिमल फिजियोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो आपको यही बातें याद रखनी है। पहले तो आपको सारा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आप जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तभी आपको उसकी फंक्शनिंग पता होगी। सेकंड उस चीज़ का मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन करने से पहले यू मस्ट हैव द थॉरो नॉलेज ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने 2 बातें कही थी, एक था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।